हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021। आज हम इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, वो भी आपके सिलेबस पर आधारित। सभी प्रश्नों को आप सभी लोगों को टेस्ट के भांति लेना है। कोशिश करना है ये 50 में से 35 प्रश्न सही करने के लिए, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर सब्जेक्ट से मैंने प्रश्न उठाया है और ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखना है, और सभी प्रश्न करने के बाद अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना भी स्कोर आए ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो किस भारतीय आंदोलन का जो शीर्ष गीत था ये वंदे मातरम था, ये सभी आप बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको डी, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में स्टार्ट किया गया था बंगाल विभाजन के बाद, उसमें ये राष्ट्रीय गीत भी हमारा है वंदे मातरम। ये सभी लोगों को आपको पता है कि वंदे मातरम जो है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, और यहाँ पर याद रखिएगा जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है? तो वो आपको टैगोर जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह या आंदोलन कौन था? तो ये बिहार के चंपारण आंदोलन था, ये याद रखिएगा, ये सब पूछ सकता है। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया गया था? तो 1920 में शुरुआत किया गया था और 1922 में इसे वापस ले लिया गया था। 5 फरवरी 1922 में जो चोरा चोरी वाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो पहले का आंसर डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 में ये राष्ट्रीय गीत आपको महत्वपूर्ण था, शीर्ष गीत बना था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1931 में कौन अधिवेशन हुआ था? तो ये कराची में अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन था। कांग्रेस का स्थापना 1825 में एम ऑक्टोबियन होरुम द्वारा किया गया था, और सबसे पहले अध्यक्षता मोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। 1931 में जो अध्यक्षता किया गया था ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। ठीक, तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति जो बने थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं। और महात्मा गांधी ने भी अध्यक्षता किया था। ये कब किए थे? तो ये मात्र एक अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के 1924 में, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक में स्थित है बेलगांव, उसमें किए थे आपको महात्मा गांधी। और 1925 में जो कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था, ये भारत की पहली महिला जो बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय महिला, याद रखिएगा, भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, वो थी आपको सरोजिनी नायडू। और मात्र ये पूछे कि सबसे पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये एनी बेसेंट बनी थी 1917 के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनके 2 दिन बाद ही इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये आपको सिवान जिला बिहार से बिलोंग करते थे। तीसरे के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुए? प्रसिद्ध विद्वान जो अश्वघोष है ये किसके शासनकाल में थे ये आपको बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो जो अश्वघोष थे ये आपको किसके शासनकाल में थे? तो ये कनिष्क के शासनकाल में थे। किसके? कनिष्क के। कुंडलग्राम कनिष्क आपको उसी समय आपको चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये आपको कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था, उसमें राजा कनिष्क थे। तो 4 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो पड़ जाएगा यह अमेरिका न्यूयॉर्क में पड़ जाएगा, और ये यूनिसेफ दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन स्थापना हुआ था 1946 में, ये मनाया जाता है 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ था, इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं बता दूं जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ये मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे के मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। 5 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार के शोक कौन सी नदी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बिहार के शोक नदी कोसी को कहा जाता है। ये अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, ठीक, मार्ग परिवर्तन के लिए। ये कोसी नदी को बिहार के शोक कहा जाता है क्योंकि काफ़ी बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में, इसी कारण। दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता था? तो ये आपको पश्चिम बंगाल को कहा जाता था, लेकिन अब इस पर काफ़ी डैम बनाकर नियंत्रित कर लिया गया है। 6 का आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरें निर्मित होती, सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसकी जो अधिकतर मोहरें निर्मित होती थी वो किससे निर्मित होती थी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो था ये कांस्य युगीन सभ्यता था, और यहाँ के मोहरें जो निर्मित होती थी ये सेलखड़ी की निर्मित होती थी। किसकी? सेलखड़ी की। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दास की वृद्धि दर क्या थी? तो 2001 से 2011 के बीच में जो दास की वृद्धि दर हुआ था जनसंख्या में बिहार का, ये हुआ था 25.42% के हिसाब से ये बढ़ा था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 8 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हम बात करें तो बिहार का पहला स्थान आता है पूरे भारत में,
और जनसंख्या कम घनत्व किसका है, इसकी एकदम कम, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का पहले स्थान पर आता है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो आता है ये आपको तीसरे स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या पड़ता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार का पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये आप देख लीजिए ऑप्शन। तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो स्थित है ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ठीक, तो इसके आंसर याद रखिएगा 9 के आंसर डी। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही किया गया था। और दिल्ली चलो के जो नारा भी दिया गया था ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन तप्त स्थल है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से तप्त स्थल है। ठीक, ये आपको बताना है। हॉटस्पॉट ये आपको बताना है कौन सा है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है ये आपको जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल बोला जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा ए। अरावली की पहाड़ी जो है ये सबसे प्राचीन पहाड़ी में आता है भारत में, या पूरे विश्व में भी बात किया जाए सबसे प्राचीन पहाड़ी है अरावली की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेगुड़ मृदा किसी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आपके सामने ऑप्शन देखिए, बिना ऑप्शन का आप मत लगाइएगा, सभी ऑप्शन देखते हुए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके आंसर आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो रेगुड़ मृदा को क्या बोला जाता है, ये काली मिट्टी भी बोला जाता है, इसे ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है। गुजरात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है ये। और इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त खेती होती है वो कपास की होती है, तो काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है कभी कभी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे मूंगफली का भी उधर काफ़ी ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में होता है मूंगफली भी, लेकिन याद रखिएगा इसमें हो जाएगा कपास की खेती काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान हो जाता है और निम्न दाब जो हो जाता है हिंद महासागर में, ये वायु कर्षण करते हैं, जिसके कारण क्या प्रभावित होता है। तो ये आपको टेम्परेचर, आपको जैसे ही बढ़ता है प्रेशर नीचे हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं मौसम में, आप देखिएगा तो ठीक। और ये प्रभावित कर देता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में बारिश इसी मानसून के कारण होता है और यहीं आपको इसी को प्रभावित ये कर देता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 12 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑस्ट्रेलिया घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। जो ऑस्ट्रेलिया में घास स्थल पाए जाते हैं उसके भौगोलिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास स्थल पाए जाते हैं उसे बोला जाता है डाउन्स। ये याद रखिएगा, डाउन्स बोला जाता है। ठीक, पेरेरी जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है, पेरेरी जो पाया जाता है ये आपको देखिएगा कि कनाडा और अमेरिका वाले बॉर्डर पर। स्टेपिस जो पाया जाता है ये आपको रसिया और एशिया को मिलाने वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है स्टेपिस। ठीक, सवाना अफ्रीका में आपको पाया जाता है, डेजर्ट अफ्रीका। तो ये 13 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 देखिए, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। जो पाक जल डमरू मध्य भी इसे बोला जाता है, या जल संधि भी बोला जाता है, ये दो देशों को अलग करती है। इसमें से कौन दो देशों को अलग करती है, तो पाक जल संधि जो है ये भारत और आपको यहाँ पर स्थित है, श्रीलंका के बीच स्थित है। सी आंसर हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच में यहाँ पर देखिएगा ये पाक जल डमरू मध्य है। ठीक, इधर ही मन्नार की खाड़ी भी है, तो ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको सी हो जाएगा। एडम्स ब्रिज भी यहीं आप देखिएगा इधर पड़ता है, रामेश्वर द्वीप जो है वहाँ से स्टार्ट होता है एडम्स ब्रिज, जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में ही पड़ता है। तो ये 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा, देखिए संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान का गठन किया था, बनाया था। और यहाँ पर आपको संविधान सभा का जो गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए ही किया गया था। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर प्रांतों में से चुना गया था। संविधान सभा जो है ये संविधान बनाया और इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया था। ये तीनों शब्द दे सकता है। ये कब किया था, तो संविधान जब बनकर तैयार हो गया था, इसकी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी समय ये किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको पूर्णतः जब लागू किया गया था वो डेट है 26 जनवरी 1950, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1905 में अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, 1905 के अधिवेशन आपको बनारस में हुए थे। और इसी समय बंगाल का विभाजन आपको पता है 1905 में ही होता था। और इसी समय बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला और स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम जो गीत है प्रमुख गीत बना था, जो राष्ट्रीय गीत है। और इसकी जो अध्यक्षता किया गया था बनारस अधिवेशन का, ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहीं पर गाई गई थी। कहाँ गाई गई थी यह बता रहा है, कहीं नहीं, यह कहाँ पर गाई गई थी। जो जन गण मन है ये रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है इसके।
और रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी मिला था भारत में, 1913 में मिला था। और जन गण मन जो है ये 1911 में 27 दिसंबर को गाया गया था सबसे पहले। और ये कौन से अधिवेशन में, तो देखिए राष्ट्रीय गीत भी सबसे पहले कलकत्ता के ही अधिवेशन में गाया गया था, और जन गण मन भी 1911 में जो हुआ था ये कोलकाता के अधिवेशन हुआ था, उस समय कोलकाता में उसी समय गाया गया था। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? हर्यक वंश के लगभग सभी शासकों को पृथहंता भी बोला जाता है, क्योंकि वो अपने पिता के हत्या कर ही गद्दी पर बैठते थे। तो कुड़िक बोला जाता है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक बोला जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये बोला जाता है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक बोला जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक बोला जाता है बिंबिसार हो, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 18 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मानव सूचांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचांक यहाँ पर होगा, ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचांक यहाँ पर, तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। ठीक, ये याद रखिएगा, 19 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म हुआ? तो यह पूछ सकता है कि किस योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ था, यह पंचवर्षीय योजना में, यह भी पूछ सकता है। तो डेट याद रखिएगा, उस समय था 1967, मतलब 66 से 67 था, ठीक समय था, और उसी समय यह बनाया गया था। तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, यह आप याद रखिएगा, तो ये भी याद रख लीजिए, उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना, जैसे कि आपको चल रहा था 51 से 66, 66 से आपको 61 से 5 साल, तो 67 68 आपको याद रखिएगा, 66 67 में आपको हरित क्रांति आया था। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, दूध भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है, ये आपको उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र बिहार में टाइगर रिजर्व है, वो भी याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। तो अमीर खुसरो जो थे ये किस शासक के दरबारी कवि थे? खड़ी बोली के जन्मदाता भी माना जाता है, तबला भी ये बजाते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे। ठीक, तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा, बी। अलाउद्दीन खिलजी ने आपको जो कैंटीन व्यवस्था हुआ, घोड़े दागने की प्रथा जो हुआ, हुलिया पहचानने की प्रथा जो हुआ, ये सब आपको अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी ये अपने को बोलता था। ठीक, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है। विष्णु के 10 अवतार जो है दिए हुए हैं वो कहाँ दिए हुए हैं, इसका स्रोत क्या है? तो ये मत्स्य पुराण, पुराणों में सबसे आपको पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, उसी में आपको विष्णु के 10 अवतारों को बारे में जानकारी दिया है, भगवान विष्णु के बारे में। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाता है, तो ऋग्वेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? जो डबल फॉल्ट शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये है आपको किससे, तो टेनिस से संबंधित है। किससे, टेनिस से संबंधित है। 24 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस या शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, याद रखिएगा। यहाँ पर 23 मार्च भी दे सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया है वही आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 जनवरी 1948 में ही महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था, वहीं पर मृत्यु उनका हुआ था, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। ठीक, शहीद दिवस और 1-2 दिन मनाया जाता है, जैसे 23 मार्च हुआ, जैसे भगत सिंह सुखदेव, ये इन लोगों को जो जब फांसी पड़ा था उस समय भी मनाया जाता है। तो ये मैंने बोला आपको, जो आपको ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। 25 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये कौन सी संस्था देती है, ये आपको बताना है। ठीक, तो रेमन मैग्सेसे जो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, और ये आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के नोबेल पुरस्कार भी इसे बोला जाता है। तो ये आपको कौन देता है, तो फिलीपींस सरकार देता है। ठीक, सी हो जाएगा। 26 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, ये आपको बताना है। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग प्रयुक्त है ये है प्र। उपसर्ग किसे बोलते हैं, जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो माफ कीजिएगा, यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ। प्रख्यात में जो उपसर्ग प्रयुक्त है ये प्र है, क्योंकि ख्यात में आपको प्र लगा है तो प्रख्यात बना है। ठीक, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगे और उसका शाब्दिक अर्थ बदल दे, उपसर्ग और प्रत्यय बोला जाता है। 27 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रख्यात में आपको उपसर्ग पूछ रहा था। 28 देखिए, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का और बीच में हाइफन भी दे सकते हैं, मुक्की हो जाएगा, पाप पुण्य होगा, माता पिता हुआ, ये सभी में आपको कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपको द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्विगु समास उसमें होता है जो प्रथम वाला पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे त्रिकोण, ये आपको द्विगु समास में आ जाएगा। तो 28 के आंसर आपको सी हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, धक्का मुक्की। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर देखिए निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं निधन आशा, निधन आशा क्या होता है, निराशा का सही संधि विच्छेद। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूँ। 29 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, चरपाई पर भाई साहब बैठे, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में है। देखिए चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चरपाई कारक आपको बताना है इसमें कौन से कारक है। ठीक, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में है। तो पर, यहाँ पर क्या होता है, तो अधिकरण में पर, ये आपको क्या होता है, अधिकरण में आ जाएगा। ठीक, ये आपको कारक में। ठीक, तो 30 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ। जो प्रस्तावित मूल संविधान सभा था उसमें आपको बता रहा है कि जो सदस्य आपको थे उसका विभाजन किस प्रकार सुनिश्चित हुआ करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से कितने लोग आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतें हैं 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के जो 4 प्रतिनिधि है इसने आपको डिवाइड किया गया था। मैं इसके उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें से। ठीक, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो, भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, महामहिम भी इन्हें बोला जाता है, इन्हीं के नाम पर कोई भी संधि होता है। ठीक, राजदूत भी इन्हीं के नाम पर नियुक्त किया जाता है, इनके ही साइन से ही। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, ये तो है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार इनको नहीं है। पूछे क्यों नहीं है न्यायालय को न्यायाधीश को हटाने का, क्योंकि ये संसद का काम है। संसद का काम आपको जैसे महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है संसद द्वारा, वैसे ही न्यायाधीश को भी हटाने का जो है ये प्रक्रिया संसद में स्टार्ट हो सकता है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायालय के हटाने की प्रक्रिया के बारे में हो रहा है। ठीक, तो 32 के आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये आपको राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। बाकी आपातकाल की घोषणा 3 आपात प्रकार घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के तहत आपको वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक, एक आपको लगा था 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, फिर 1971 में लगा था और फिर 1975 से 77 में लगा था, इंदिरा गांधी लगाई थी। तो ऐसे 3 बार आपात लग चुका है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, ये आर्टिकल 123 के तहत, ये भी याद रखिएगा। बाकी ये आपको बी वाला ये अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों को अलग होने की क्रिया कहलाता है। श्वेत प्रकाश जो पड़ता है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है प्रिज्म पर, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 23 के आंसर डी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिलन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है ये किसके मौजूदगी के कारण होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये यूरोक्रम के कारण होता है। यूरोक्रम जो होता है इसी के कारण जो मूत्र का पीला रंग होता है। ठीक, याद रखिएगा। ब्लड का पीएच वैल्यू याद रखिएगा 7.4 होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मिनीमाटा रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। जो मिनीमाटा रोग है ये किसके प्रदूषण से फैलता है। ठीक, तो ये मिनीमाटा रोग किसके पानी के प्रदूषण से फैलता है, तो ये पारा पानी में अगर रहता है तो मिनीमाटा रोग हो जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। 35 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रसोई गैस किसका मिश्रण है। जो रसोई गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारा एलपीजी जिसे बोलते हैं, घर में सिलेंडर नो लाल सिलेंडर लाते हैं, वो किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। ये होता है, इसमें होता है ब्यूटन और प्रोपेन। ब्यूटन और प्रोपेन मिलाया जाता है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसी का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। जो पालक का पत्ता है ये हरा होता है और हरा में देखिएगा, हालांकि जो बोला जाता है डॉक्टर द्वारा भी कि हरा पत्ता वाला सब्जी खाइए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होता है और खून में भी जो ब्लड है उसमें भी आयरन पाया जाता है। तो जिनको ब्लड की कमी होती है उनको बोला जाता है हरा पत्तेदार वाला सब्जी भी खाने के लिए। आयरन की कमी, इसकी आयरन जो खून में पाया जाता है, तो आयरन कमी होगा तो खून की भी कमी होगा और खून की कमी होगा तो अनीमिया रोग होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पालक के पत्ते में आयरन ज़्यादा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। जो हरित क्रांति 1966-67 में आया था, तो भारत में इसके हरित क्रांति के जनक कौन थे ये आपको बताना है। तो हरित क्रांति के जनक जो थे ये MS स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन, सी हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना। इसकी पुरानी मुद्रा जो है पैसा उसे समाप्त कर दो और नई मुद्रा का प्रचलन कर दिया जाता है, ये कौन सी कहलाता है। ठीक, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाता है, आपको बताइए कौन सी प्रक्रिया कहलाता है सरकार द्वारा। तो ये कहलाता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण अभी हुआ भी था, आपको सभी लोगों को पता है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर दिया जाता है और उसके जगह पर नई मुद्रा चलाया जाता है। तो 39 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पित्त का मुख्य कार्य है। जो पित्त होता है इसका मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्त का मुख्य कार्य है पाचन और शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना।
पाचन और शोषण हेतु जो वसा है इसका इमल्सन करना पित्त का मुख्य कार्य होता है। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। पहले आपको 2006 से पहले आपको 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में जो प्लूटो है उससे 52 ग्रह घोषित कर दिया गया, ठीक, इंटरनेशनल जो संस्था है उनके द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति है और सौरमंडल का छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला कौन है, जिसका घनत्व डेंसिटी कम है, ये शनि है। शनि है, और इसको पानी में भी डुबाने की कोशिश कीजिएगा ना तो ये नहीं डूबेगा। अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ऐसे ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो अब याद रखिएगा लेटेस्ट में शनि ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा उपग्रह है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दे सकता था। पहले बृहस्पति था लेकिन अब शनि हो चुका है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, उपग्रह अगर पूछे सबसे बड़ा तो वो गैनीमीड है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है जिसे चांद बोला जाता है, और गैनीमीड किसका उपग्रह है तो वो बृहस्पति का है। टाइटन किसका उपग्रह है तो वो शनि का है। डिमोस और फोबोस किसका है तो वो मंगल का है। और कौन से 2 ग्रह है जिनका कोई उपग्रह ही नहीं है, तो वो हो जाएगा शुक्र और बुध, इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। जो सूरत है ये किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है। तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये याद रखिएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। 42 का आंसर सी। अब नर्मदा देखिए, नर्मदा जो नदी है ये आपको, नर्मदा, ताप्ती नदी, ये सब जो भी नदी है ये आपको क्या होता है, पश्चिम की तरफ बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। नहीं तो भारत का अधिकांश नदियाँ जो होता है ये डेल्टा बनाते हुए जाकर आपको कहाँ गिरता है तो बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। इसमें से कौन से जो रोपण फसल नहीं है, देखिए याद रखिएगा, इसमें से बताना है कौन से है जो कि रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से जो रोपण फसल नहीं है ये आपको केला है, रबर है, काफ़ी है, ये सभी रोपण फसल है। मक्का नहीं होगा, मक्का आपका रोपण फसल नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है। उड़ीसा में महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है, इसमें से बताना है कि कौन से उड़ीसा में मंदिर नहीं स्थित है, ठीक। तो ये देखिए, जगन्नाथपुरी के मंदिर जिसे पुरी मंदिर बोला जाता है ये आपको उड़ीसा में ही स्थित है। विश्वनाथ मंदिर, देखिए विश्वनाथ मंदिर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर भी बोला जाता है। नया वाला पुराना वाला, नया वाला जो विश्वनाथ मंदिर है ये BHU के आपको जो ग्राउंड है उसमें स्थित है, और जो पुराना वाला काशी विश्वनाथ है वो काशी, तो वो आपको विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये आपको बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस में। सूर्य मंदिर जो है ये आपको पता है आप सभी लोगों को, जो सन टेम्पल है ये भी उड़ीसा में मिलता है, और लिंगराज मंदिर भी आपको उड़ीसा में मिलता है, ठीक, ये सभी आपको उड़ीसा में मिलता है। बाकी यहाँ पर जो पूछ रहा था नहीं मिलता है, तो विश्वनाथ मंदिर आपको बनारस उत्तर प्रदेश में है, ये उड़ीसा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ, यह है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है। 45 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था। सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 से सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था। इनका नाम है मार्टिन बेहेम, बहेम भी बोला जाता है, बहेम बोला जाता है, ये आपको याद रखिएगा। लेकिन मार्टिन बेहेम, बहेम, ये कुछ भी आपको याद कर लीजिए, ठीक। तो ये आपको जो है ये सबसे पहला ग्लोब बनाए थे। 46 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। 1983 में ये आपको गठन किया गया था सरकारिया आयोग का, रिपोर्ट देने के लिए। और सरकारिया आयोग जो आपको बनाया गया था ये किस लिए, तो ये बनाया गया था केंद्र और राज्य में जो संबंध है उसको सुधार करने के लिए, कैसे होगा, सुझाव देने के लिए, तो केंद्र राज्य संबंध के लिए। 47 का आंसर बी। आपको कुछ क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में एकदम छप जाकर वो। क्वेश्चन नंबर 48 है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है ये आपको बताना है। तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश जो है ये श्री आपको MS फातिमा बीबी, सुश्री MM फातिमा बीबी जो थी ये आपको क्या थी, ये आपको सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अभी तक मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट का महिला में, ये याद रखिएगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की अवधि है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, आयु जो भी पहले हो वो आपको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। CAG जिसे बुलाया जाता है, कैग इनके सदस्यों को, और नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की उम्र यही है, 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, पहले जो भी हो, ठीक। तो 49 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विद्युत धारा मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो विद्युत धारा मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग कर किया जाता है, ये आपके सामने है, ऑप्शन आपको बताना है, ठीक। आपके सामने ऑप्शन है, या विद्युत धारा उपकरण आपको किसके मापन किया जाता है, तो अमीटर का उपयोग कर विद्युत धारा मापन किया जाता है, ठीक। एम्पियर में मापा जाता है विद्युत धारा। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, अमीटर। टोटल 50 क्वेश्चन मैंने कराया।
अगर आप अच्छे से तैयारी करते होंगे तो कम से कम ये 50 में से 45 भी आप करने का क्षमता रखते हैं। लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए सभी स्टूडेंट का कि 35 से ऊपर स्कोर कर जाए, क्योंकि धीरे धीरे मैं क्वेश्चन टफ करते रहूँगा, ठीक। और एग्जाम से पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।